हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में ऑन द चैनल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय कुश। मेरा नाम कुश पांडे है। आप देख रहे हैं 27 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सुबह 6 बजे। दोस्तों, आज की तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि भारत के डिप्टी गवर्नर आरबीआई के एम राजेश्वर राव, उनका टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। इंडिया ने पहली बार 41 ईयर्स के इतिहास में एशियन गेम्स में इक्वेस्ट्रियन में जीता है गोल्ड मेडल। और भारत की मशहूर अदाकारा लिविंग लेजेंड वहीदा रहमान, उनको दिया जाएगा फिल्म सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनसे पहले ये सम्मान 2020 में आशा पारेख जी को दिया गया था। आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। एक ग्रैंड 108 फीट का आदि शंकराचार्य का स्टैचू कहाँ पर अनवील हुआ है? उसका आंसर है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में ये स्टैचू जो है वो अनवील किया गया है। भारत का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में है? उसका आंसर है आपका गोवा। यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का जो इंडिजिनस वॉरशिप है जिसका नाम आने सह्याद्री है, वो स्टेशन की गई है इंडो पैसिफिक रीजन में और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है एक ट्रायलैटरल एक्सरसाइज में जिसका नाम है जिसमें पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। और किस नेवी के साथ? और ये आपका 20 सितंबर 21 सितंबर को हुआ है। इसका आंसर है आपका इंडोनेशियन नेवी के साथ ये सेटअप जो है वो आपका दोस्तों किया गया है। अब आते हैं हमारे आज के रिवीजन क्वेश्चंस पे। ठीक है, रिसेंटली यूएस के एनवॉय ने कंफर्म किया है कि कनाडा को इंटेलिजेंस मिली है रिगार्डिंग द किलिंग्स ऑफ निज्जर इन कनाडा थ्रू द फाइव आइज इंटेलिजेंस। उस कॉन्टेक्स्ट में, फाइव इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? फाइव आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट है, अलायंस है यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच। 43 में ब्रिटेन यूएसए ने ब्रूजा अग्रीमेंट किया था। उसके बाद यूके यूएसए अग्रीमेंट हुआ था आपका 47 में। इस अलायंस में कनाडा ने ज्वाइन किया 49 में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया 1956 में। फाइव अलायंस यूज़ करता है सिग्नल्स इंटेलिजेंस करके कई सिस्टम्स, जिससे जो इंटेल है उसको आपस में शेयर कर सकता है। ऑप्शन ए बी एंड डी सही है। ऑप्शन बी एंड सी सही। ऑप्शन सी ए एंड सी सही है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी और सी जो है ये आपका जो है वो यहाँ पर, हाँ, बी और सी जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो सही है। बाकी यहाँ पर जो है वो गलत है। अगर हम बात करें तो जो पहला होगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं होगा, आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा। पहला तो ये। दूसरा अगर हम बात करें डी में तो हाँ, तो डी आपका सही है। हाँ, यहाँ जो आंसर गलत रहेगा वो आपका आंसर गलत है। एक तो बी है, बिकॉज 1946 में जो है वो रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर गलत है टेक्निकली, दैट आंसर इज ओनली बी। ठीक है, तो ना यहाँ पर बी एंड सी रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ए एंड बी। ये दोनों यहाँ पर जो है वो गलत है, बाकी यहाँ पर आपके सारे सही हैं। तो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, ए एंड बी आंसर रहेगा, ना कि बी एंड सी। इसको मैं जब आपको पीडीएफ मिलेगा प्रिंटेबल, वहाँ पीडीएफ में इसको मैं चेंज कर दूंगा। रिसेंटली ओसिरिस रेक्स, ये एक स्पेस प्रोब है जो वापस लौटा है और इसने रॉक और सॉइल सैंपल्स लाए हैं फ्रॉम एन एस्टेरॉइड दैट इज कॉल्ड एज बेनू। सवाल है उस न्यूज़ के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? नासा का ये ओसिरिस रेक्स है जो रिसेंटली रिटर्न किया आफ्टर अ 7-year मिशन टू फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू, ब्रिंगिंग बैक सॉइल एंड रॉक सैंपल्स। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया सितंबर 8, 2016 को फ्रॉम केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा, और यूटा डेजर्ट में ये लैंड हुआ है। जो मटेरियल यहाँ पर दोस्तों आपका है वो है फ्रॉम बेनू, और रॉक्स एंड डस्ट कलेक्ट किया गया था 2020 में एस्टेरॉइड की सरफेस से। और इससे हम जान पाएंगे कि जो बिगिनिंग ईयर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे यूनिवर्स के, उसको हम यहाँ पर जान पाएंगे। मोस्ट एस्टेरॉइड जो है वो फाउंड किए जाते हैं इन दी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि जुपिटर और मार्स के बीच आपकी खास तौर पे पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है।
ओसिरिस रेक्स के बारे में, नासा के बारे में, बेनू के बारे में एग्जामिनेशन में सवाल आपके बनेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड बी की, एसबीआई पीओ की, आरबी असिस्टेंट की, एसएससी सीजीएल की या फिर यूपीएससी पीएससी एग्जाम्स की, वहाँ पर ये सब क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बनने वाले हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया, एंड साथ ही में एक स्कीम, इसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर। उसके मुताबिक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है जो करेक्ट है? PRIP का फुल फॉर्म है प्रमोशन रिसर्च एंड इनोवेशन फार्मा मेडटेक सेक्टर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसको टू इंक्रीज इंडिया फार्मा सेक्टर टू 5% ग्लोबली। बजट इसका है 500 करोड़ का और 5 साल का ये स्कीम है जो कि 2024 से लेकर 2028 तक आपका वर्क करेगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो आपके सही हैं। अभी हाल ही में एक एलिफेंट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है, इनमें से किस टाइगर रिजर्व में? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बांधवगढ़। ये सारे के सारे आपके एमपी के टाइगर रिजर्व्स हैं और एमपी में इस समय टोटल 7 हो गए हैं। लेटेस्ट जो इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व है वो भी आपका एमपी में है, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में ही आपका दोस्तों जो है वो पाया जाता है। तो वो भी यहाँ पर आंसर रहेगा। तो बांधवगढ़ यहाँ आंसर है, लेकिन वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और अब 7 टाइगर रिजर्व्स एमपी में हो चुके हैं। इनमें से किस स्पोर्ट में इंडिया को अभी फिलहाल आज के सुबह वीडियो तक गोल्ड मेडल नहीं मिला है? विमेंस क्रिकेट टीम, मेंस क्वाड्रुपल स्कल टीम, 10 मीटर एयर राइफल या फिर इक्वेस्ट्रियन का जो आपका ड्रेसरी टीम है उसको? वेल आंसर है आपका मेंस क्वाड्रुपल स्कल टीम, इसको नहीं मिला है गोल्ड मेडल। बाकी विमेंस क्रिकेट टीम को, 10 मीटर एयर राइफल टीम को और इक्वेस्ट्रियन टीम इवेंट को, इनको गोल्ड मेडल ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। आज कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय करंट अफेयर नहीं है, ऑलरेडी मैंने इनके बारे में पहले बता दिया है आपको। अगर आप आज पेपर पढ़ रहे होंगे तो जो मेन करंट अफेयर्स है एग्जाम ओरिएंटेड वो ऑलरेडी मैंने कल के सेशन में कवर कर दी है। तो चलते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। पहली खबर दोस्तों जो है वो आ रही है आपकी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री परेड जो है पिछले 10 सालों में आपका वो किया है। इसको किया गया ऑन द आर्म्ड फोर्सेस डे और इसी मौके पर ये परेड आपका जो है वो किया गया है। ऐसी परेड इस डे पर आपकी 2013 में की गई थी और अब पहली बार कल के दिन ये परेड, सबसे बड़ी परेड साउथ कोरिया की दोस्तों की गई है। ठीक है, उसके लिहाज से ये करंट अफेयर जो है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो साउथ कोरिया ने अपने सबसे बड़ी जो परेड है उसको हाल ही में दोस्तों जो है वो किया है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया यूएस के अभी हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज की बात भी हो रही है, जिसको लेकर नॉर्थ कोरिया में एक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन है और उसने चाइना के साथ अभी हाल ही में हाथ मिलाया है। अब हमने दोस्तों साउथ कोरिया की बात की है, इसकी करेंसी वॉन है और यही करेंसी नॉर्थ कोरिया की भी है। नॉर्थ कोरिया भी अभी न्यूज़ में है बिकॉज नॉर्थ कोरिया कल से मतलब मंडे से उसने अलाउ किया है एंट्री ऑफ फॉरेन टूरिस्ट को। बेसिकली कुछ समय के लिए एंट्री आपकी बंद हो गई थी, इनफैक्ट पिक्चर खींचना भी वहाँ पर दोस्तों बंद था, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ चाइनीज़ न्यूज़ मीडिया नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पर अब एंट्री जो है फॉरेनर्स की आपकी अलाउ दोस्तों जो है वो की गई है। मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नई मिसाइल को टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने। वो मिसाइल जो है वो जो नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर हैं, यहाँ के जो लीडर है सुप्रीम लीडर, उनके नाम पे है। उस मिसाइल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल स्लैश सबमरीन, दोनों में से कोई एक हो सकती है, जिसका नाम उन्हीं के नाम पे जो है वो रखा गया है। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जो है वो देना है। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। दोस्तों इसरो और गगनयान, गगनयान हमारा इसरो का, हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मिशन है, जिस मिशन में पहली बार हम द फर्स्ट ह्यूमंस, द फर्स्ट इंडियंस विल बी सेंट टू स्पेस, जहाँ पर 400 किलोमीटर्स के एक हाइट पर अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर हमारे वहाँ पर जो स्पेस हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो रहेंगे और 3 दिन के बाद वापस उन्हें अर्थ पे और इंडिया में लाया जाएगा। तो ये मिशन का कई फेजेस हैं। तो उसमें एक टेस्ट इंजन है जिसको अभी हाल ही में उसकी टेस्टिंग की गई है। ISRO ने दोस्तों जो CE-20 E13 इंजन है उसको टेस्ट किया है और 22 टन थ्रस्ट अगर ये पैदा कर सकता है, जनरेट कर सकता है
उसके टेस्ट के लिए CE20E13 इंजन को अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है। इसको दोस्तों टेस्ट किया गया है इसरो के प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में, जो कि महेंद्रगिरी उड़ीसा में आपका पाया जाता है। अगर हम बात करें C20 का, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट इंजन है ऑफ द अपर स्टेज ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक स्टेज होती है जहाँ पर लो टेम्परेचर्स पे हम इजीली जो है वो थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो उस थ्रस्ट को क्रिएट करने के लिए जो करीब आपका रहेगा 22 टन का, उसको करने के लिए ये इंजन आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी के ज़रिए जो LVM3 व्हीकल है, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ये व्हीकल फिर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हवा में, उनको स्पेस में फिर ये इस मिशन को पूरा करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए जो C20 इंजन है, जिसका पूरा नाम है C20E13 इंजन, इसका टेस्ट महेंद्रगिरी में जो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसको दोस्तों हाल ही में किया गया है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर हम गगनयान की बात कर रहे हैं, तो आइए ज़रा गगनयान का आपके सामने देख लेते हैं माइंड मैप। गगनयान बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारा देश भी, हमारा ISRO भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कर सकता है, जिसके लिए 400 किलोमीटर्स तक हमारे ऑर्बिट पे ये लोग जाएंगे और 3 दिन के बाद इन्हें वापस इंडिया में लाया जाएगा। जो फर्स्ट ट्रायल होगा वो एक अनक्रूड फ्लाइट ट्रायल होगा, जो कि इस साल के एंड में अगले साल शुरू होगा। उसके बाद भारत का एक ह्यूमनॉइड है, दैट इज ह्यूमन रोबोट, जिसका नाम है व्योममित्र, उसको सेंड किया जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो फेज रहेगा उसमें क्रूड मिशन, 3 लोगों का क्रू जो है उसे फिर अंतरिक्ष में आपका भेजा जाएगा। इंडिया से पहले USA, रशिया और चाइना, यही 3 देश हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है, जहां पर उन्होंने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। और अब इंडिया इसे करेगा, जो कि कर सकता है 100%। वो करने के बाद चौथा देश आपका दुनिया में बन जाएगा। इसके लिए ISRO का एक लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है LVM3, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल GSLV MK3, जो कि 3 स्टेजेस में आपका लॉन्च होगा और उसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को वो हेल्प करेगा टू रीच इनटू द आउटर स्पेस। और टोटल जो बजट है इस पर्टिकुलर मिशन का, वो बजट है आपका 10,000 करोड़ का। क्लियर है आपका? जो इसका एक क्रिटिकल टेस्ट जो है वो टेस्ट अभी हाल ही में किया गया है। डिफेंस की भी आज कोई बड़ी खबर नहीं है। मैंने ड्रोन शक्ति के बारे में आपको बता दिया है, मैंने जो C295 MW स्पेसक्राफ्ट बता दिया है। कई लोग, और ये नोट कर लीजिए आप लोग, कई लोग आज के करंट अफेयर शो में आपको ड्रोन शक्ति की बात करेंगे, आपको C295 की बात करेंगे। वो लोग लेट हैं दोस्त, बिकॉज मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात आपसे कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। दोस्तों RBI जो भारत का रेगुलेटर है बैंकिंग का, उसने फाइन लगाया है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 3 बैंक्स पर, 3 प्रमुख बैंक्स पर, SBI, इंडियन बैंक और पंजाब बैंक, सिंध बैंक। इन तीनों बैंक पर पेनल्टी लगाई गई है। SBI पर लगाई गई है 1.30 करोड़ की, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ की और इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। कई पैरामीटर्स पे ये मीट नहीं कर रहे थे और उस बेसिस पर इन तीनों बैंक्स पर जो है वो आपकी पेनल्टी अभी हाल ही में दोस्तों लगाई गई है। कल का दिन था जब एक मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक था, कोपॉल करके कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है RBI ने। और मैंने आपको कल बताया था कि वो बैंक के पास ना तो कोई फ्यूचर प्लानिंग था, ना तो उनके पास एडिक्वेट पैसे थे रीपे करने को डिपॉजिटर्स को, इसीलिए एज एंड व्हेन उन्होंने उसका लाइसेंस जो है वो आपका कैंसिल कर दिया। इस वजह से वो दोस्तों आपका जो है वो न्यूज़ में है। दोस्तों अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है योनो, वो आपका न्यूज़ में है। सवाल बनेगा योनो न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज योनो के ज़रिए अब MSMEs को पेमेंट्स करने में मदद मिलेगी। योनो किसकी ऐप है? योनो ऐप आपकी जो है वो SBI की दोस्तों ऐप है, जहाँ पर योनो का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। बेसिकली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? ये एग्जाम्पल है नियो बैंकिंग का। ठीक है, न्यू बैंकिंग क्या होती है? जब हम कंप्लीटली ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड करें, जिसका ऑफलाइन एग्जाम्पल ना हो या फिर ऑफलाइन वो बैंकिंग अवेलेबल ना हो। अभी हाल ही में एक्सिस ने भी MSMEs के लिए न्यू बैंकिंग को लॉन्च किया है, उस वजह से एक्सिस बैंक भी अभी आपका दोस्तों जो है वो न्यूज़ में था। फिर दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, RBI में होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स जो कि गवर्नर को हेल्प करते हैं। उन 4 में से एक डिप्टी गवर्नर का जो कार्यकाल है वो एंड होने वाला था, उनके कार्यकाल को जो है वो एक्सटेंशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका प्रोवाइड किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने M राजेश्वर राव जी जो है, जो डिप्टी गवर्नर RBI के हैं, उनका कार्यकाल को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है और ये कार्यकाल अब 1 और साल तक चलेगा।
अगर हम राजेश्वर राव की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं एंड मास्टर्स हैं और एमबीए है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कोचिन, और इन्होंने सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को ज्वाइन किया था 1984 में। अगर हम इनकी बात करें तो वर्तमान में ही हैंडल्स द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, एनफोर्समेंट, लीगल रिस्पॉन्डरिंग, उसको दोस्तों जो है ये आपके देखते हैं। अभी हाल में बात करें कौन कौन डिप्टी गवर्नर्स हैं, तो एक तो हैं आपके एम राजेश्वर राव, टी रावी शंकर, जे जानकी रमन और एमडी पात्रा। ये वर्तमान में हमारे डिप्टी गवर्नर्स हैं। एक चीज़ और, डिप्टी गवर्नर की बात करें या आरबीआई गवर्नर की बात करें तो टोटल जो टेन्योर होता है, कितना समय होता है इनके पास टू वर्क टू रिमेन एज द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, फिक्स टेन्योर होता है 3 साल का। मतलब 3 साल तक तो ये बने रहेंगे अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ तो। उसके बाद इन्हें अप टू 2 ईयर्स तक का एक्सटेंशन जो है वो दोस्तों दिया जाता है। तो इन टोटालिटी इनका मैक्सिमम टेन्योर रहता है आपका 5 साल का। 5 साल तक ये आरबीआई के जो है वो डिप्टी गवर्नर रह सकते हैं। करंट में जो गवर्नर है उनका नाम है श्री शक्तिकांता दास। ओके, आरबीआई ने कहा है बैंक्स को कि आपके ऐसे कस्टमर्स हैं या ऐसे जो लेंडर्स हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, जिनके असेट की, जिनके घरों की कुर्की हुई है, उस इंफॉर्मेशन को, या जिनकी हो सकती है या होने वाली है, जो कि जिनका जो पूरा वो लोन का केस है उसे सरफेसी एक्ट से लिंक किया गया है, उनको आप अपने वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जारी करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि आपके बैंक के अंदर वो ऐसे कौन से डिपॉजिटर्स हैं, सॉरी ऐसे कौन से वो लेंडर्स हैं, सॉरी ऐसे कौन से वो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया लेकिन लोन वापस नहीं किया। उनकी जानकारी आपको वेबसाइट पर देनी पड़ेगी। ठीक है जी, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एक पूरा फॉर्मेट हमने दिया है, उस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मुद्दे की बात पहले तो ये है कि सर ये सरफेसी क्या होता है। सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब होता क्या है, देखिए 2 तरह के लोन होते हैं। ठीक है, पहला लोन जो होता है, 1 सेकेंड, यस, उसे दोस्तों हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या कहते हैं? सिक्योर्ड लोन। और दूसरा लोन होता है आपका जिसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपको लोन दिया गया है इन एक्सचेंज ऑफ अ सिक्योरिटी, मतलब आपने अपने घर को गिरवी रख के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, घर को गिरवी रख के आपने लोन लिया है, या फिर किसी चीज़ को एवज में लोन लिया है जो अगर आप लोन पे नहीं करेंगे तो उस चीज़ को सेल करके रिकवरी की जाएगी, तो किस में आएगा? सिक्योर्ड में आएगा। और अगर आपने कोई लिया है पर्सनल लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो किस में आएगा? अनसिक्योर्ड लोन में, जिसमें आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा, जिसे हम सिबिल स्कोर कहते हैं, वो तो ख़राब होगा, लेकिन क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उस पर रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, सिक्योर्ड लोन में बढ़ जाते हैं। तो जितने भी इंडिया में सिक्योर्ड लोन एनपीएज हैं, जितने भी नॉन परफॉर्मिंग असेट, जितने भी ऐसे लोन हैं जो ओवर ड्यू हैं पेमेंट में बाय 90 डेज, मतलब 90 डेज हो चुके हैं पेमेंट करते हुए, पेमेंट डेट आते हुए, और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसे एनपीए कहेंगे। तो उन सारे जो सिक्योर्ड लोन एनपीएस का एक एक्ट है, जिस एक्ट के अंडर उन्हें रिकवर किया जाएगा, उस एक्ट का नाम है आपका सरफेसी। अब सरफेसी पहला वर्ड है आपका सिक्योरिटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें इंश्योर करना है कि जो लोन हमने दिया है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ सिक्योरिटी, मतलब उसे हम सेल कर सकते हैं ताकि रिकवरी हो सके। तो इस वर्ड का मतलब इस केस में ये होता है कि एवरी लोन गिवन कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ सिक्योरिटी, कुड बी कन्वर्टेड इनटू एन एसेट, जिसको हम सेल करके रिकवरी लोन की कर सकते हैं। दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल असेट्स। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सरफेसी एक्ट बनाता है एक एआरसी। एआरसी क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एआरसी क्या होती है? एआरसी दोस्तों एक ऐसी कंपनी होती है जो कि जो जिम्मा होता है उस लोन को कन्वर्ट करने का इनटू मार्केटेबल एसेट। फॉर एग्जांपल एक लोन है, उस पर सिक्योरिटी है, अगर हमें लोन रीपे करना है तो सिक्योरिटी को हमें अटैच करना पड़ेगा लोन से, ताकि उसको सेल करके हम लोन रीपे कर पाएँ। तो जो कन्वर्जन है, जो रिकंस्ट्रक्शन है उस लोन का इनटू अ मार्केटेबल एसेट, ताकि उसको हम सेल कर पाएँ, उसे कहा जाता है, एआरसी का काम होता है, उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स। और आखिरी होता है आपका
एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक 60 डे का नोटिस जो है वो दिया जाता है टू द डिफॉल्टर, टू द बोरोवर, और उसको देने के बाद विद इन 60 डेज उस कस्टमर को, उस बोरोवर को, डिफॉल्टर को रीज़न देना होता है रिकवरी करनी होती, पैसे देने होते हैं। और अगर वो नहीं कर पाता है तो जो घर है, जो असेट है, उसको फिर ऑक्शन करके एनपीए की रिकवरी कर दी जाती है। तो अब कहा यह गया है ऐसे ऐसे जो भी डिफॉल्टर्स हैं जिनका एनपीए है अंडर सरफेसी एक्ट, उनको अपने वेबसाइट पर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी दोस्तों कि भी हाल ही में जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको लेकर भी खबर ये आई है कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कंपनीज को जिन्होंने जानबूझकर रीपे पैसा नहीं किया, जिन्होंने जानबूझकर लोन को रीपे नहीं किया, जिन्हें आपको विलफुल डिफॉल्टर बोलना पड़ेगा, 6 महीनों के अंदर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और खबर आई है कि विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अगर किसी कस्टमर ने अपना लोन चुकता कर दिया है या अपना लोन रीपे कर दिया है, तो 30 दिनों के अंदर अगर आपके पास उसके सिक्योरिटीज़ हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पेपर्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं किसी सिक्योरिटी के, उनको आपको पूरी तरीके से वापस करना पड़ेगा, उनको आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर लोन रीपे हो गया है तो उसके 30 दिन के अंदर ये सारा काम आपको जो है वो करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है दोस्तों, आर ई क्या होता है, रेगुलेटेड एंटिटी, जिसमें क्या क्या आते हैं आमतौर पे बैंक्स आते हैं और एनबीएफसीज आते हैं। तो आरबीआई के अंडर जो रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं उन सबको कहा गया है कि आप अपने वेबसाइट पर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सारी डिटेल्स को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं दोस्तों हम तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना में 2 ऐसे गांव हैं, ठीक है। पहला है आपका पेम्बर्ती और दूसरा है आपका चंदलापुर। पेम्बर्ती और चंदलापुर जो हैं उन्हें अनाउंस किया गया है एज द बेस्ट विलेजेस फॉर टूरिज्म इन तेलंगाना। इसकी जानकारी दी है भारत के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी ने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि तेलंगाना में 2 ऐसे गांव हैं जिनमें पहला है आपका पेम्बर्ती जो कि जनगांव डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा आपका जो है दैट इज चंदलापुर जो कि सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में है। इन दोनों को दोस्तों डेडिकेट किया गया है एज द विलेजेस जो कि 2 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस हैं तेलंगाना के अंदर। ये जानकारी यहाँ पर जो है वो दी गई है। ये जानकारी दी गई है अ डे बिफोर वर्ल्ड टूरिज्म डे। वैसे आज का दिन जो है वो विश्व पर्यटन दिवस भी है, उसी के मौके पर इसकी जानकारी जो है दी गई है। ऐसा क्यों? पेम्बर्ती जो है वो ब्रॉन्ज प्रोडक्ट्स और होम डेकोरेशन के लिए फेमस है। चंदलापुर जो है वो फेमस है अपने रंगनायका स्वामी टेम्पल के लिए, इसके अलावा गोलबामा साड़ीज के लिए और अदर क्राफ्ट ऑफ द रीजन के लिए। तो इन रीजंस की वजह से इन 2 गांवों को तेलंगाना का बेस्ट टूरिज्म गांव जो है वो कहा गया है। फिर आते हैं दोस्तों एमओयू पर। अभी हाल ही में जो भारत का रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन है उसने पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है और ये लोग मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंस करेंगे इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेट्स। मतलब ये अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं देश के अंदर, खास तौर पे रूरल एरियाज़ में, उन्हें डेट प्रोवाइड करने का ये दोनों मिलकर जो हैं वो आपका काम करेंगे। तो आरईसी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ और वो पॉसिबिलिटी निकालेंगे ताकि जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे पावर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनमें कैसे हम फाइनेंस कर सकें, उनमें कैसे हम लोन दे सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में हमें एक बिजली का प्लांट लगाना है या फिर लाइंस बिछानी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कैसे उसको फंड कर सकें, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, ग्रामीण इलाकों में हमें ट्यूबवेल बनाने, अलग अलग ट्यूबवेल्स बनाने हैं, कैसे उन्हें फाइनेंस कर सकें। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो कि होता है आपका सप्लाई चेन का, इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास और साथ में पावर सेक्टर, उनमें फाइनेंसिंग के लिए आरईसी ने और पीएनबी ने अभी हाल ही में टाई अप किया है। आरईसी और पीएनबी जो है वो मिलकर लोन प्रोवाइड करेंगे और टोटल में 3 सालों में वो करीब 55,000 करोड़ रुपीस के लोन्स जो हैं उनकी फाइनेंसिंग करेंगे आने वाले 3 सालों में। अगर हम आरईसी की बात करें तो इसका पहला नाम था आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब इसका नाम सिर्फ आरईसी लिमिटेड है।
इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं और विवेक कुमार देवगन जो हैं इसके करंट में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे आपका वर्क करते हैं। तो आरईसी ने, पीएनबी ने भी हाल ही में टाइप किया है फॉर को फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड पावर सेक्टर लोन्स। ओके, भारत में, अच्छा इसको समझिए पहले 2022-23, 22-23 इस समय का आपका एक स्कीम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था पर्वतमाला, जिसको हम इंग्लिश में कहें दैट इज कॉल्ड एज नेशनल रोपवे प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था इसको लॉन्च करने के पीछे रीजन ये था कि भारत में ऐसे 8 रोपवे बनाए जाएं अलग अलग एरियाज में, जिनका ईच का डिस्टेंस हो 60 किलोमीटर्स का इन टोटल, जिनमें टोटल डिस्टेंस हो आपका 60 किलोमीटर का, ताकि उन रीजन्स में जो कनेक्टिविटी है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है उन्हें पूरा कर सकें। इसके लिए कुछ खास प्रदेशों को चुना गया था इनिशियली। इनमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और कुछ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। पहले फेज में इन जगहों पर ये जो रोपवे है उन्हें बनाया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में एक स्टेट का नाम क्या है आपका, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही उसने इसी प्रोजेक्ट के अंडर एक एमओयू जो है करीब 2000 करोड़ का साइन किया है विद अ रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम लंदन कॉल्ड एज पोमा ग्रुप। उनके साथ ये एमओयू जो है वो आपका साइन किया गया है और इनके साथ मिलकर ऑलरेडी काम चल रहा है। इनफैक्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक अवली रोपवे जो है उसे बनाने में पोमा ग्रुप ने ही उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया था। तो अंडर दी पर्वतमाला प्रोग्राम ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आपका दोस्तों वर्क कर रहा है। बहुत ही बेसिक है भाई मेरे, सिंपल है कि एक रोपवे प्रोजेक्ट है, जैसे कि अवली रोपवे है वैसे और रोपवे बनेंगे उत्तराखंड में। उसके लिए पोमा ग्रुप ने टाइप किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ अंडर दी पर्वतमाला प्रोग्राम, जो कि 2022 से चल रहा है, जिसमें 8 रोपवे बनाने हैं हमें, जिनका किलोमीटर रहेगा टोटल में 60 किलोमीटर्स का। और उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, अदर नॉर्थ स्टेट्स में ये रोपवेज आपके बनने वाले हैं। फिर दोस्तों आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे या विश्व पर्यटन दिवस। ये दिन आपका पहली बार 1980 में ऑब्जर्व किया गया था। 25 अच्छा हाँ, और इसका इस बार थीम है आपका टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। यूएन की संस्था है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको 1980 से लगातार आपका जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। इस पर जो भी अपडेट आपको हमको आज मिलेगा वो कल आपको मॉर्निंग के सेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों कल के दिन ऑब्जर्व किया हमने वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, जो कि 26 सितंबर को होता है। इसका इस बार थीम है ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। और ये डे को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने। तो हर साल ये 26 दिसंबर को ये डे आपका ऑब्जर्व होता है। इसी दिन एक और डे होता है, उसका नाम है द वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपने सुना होगा। वैसे भी इंडिया में जहाँ पर हम हर चीज़ को जज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक टैबू सब्जेक्ट है, बिकॉज ये प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है। तो इस बार ये डे ऑब्जर्व किया गया 26 सितंबर को। इसका थीम है द पावर ऑफ ऑप्शंस, एक महिला के पास अधिकार हो कि वो प्रेग्नेंट होना चाहे या नहीं। ठीक है, बेसिकली ये टर्म जो है वो लिया गया है कॉन्ट्रासेप्शन में। कॉन्ट्रा मतलब होता है अगेंस्ट और सेप्शन या कॉन्सेप्शन मतलब होता है कंसीविंग द वूम। सो अगेंस्ट कंसीविंग द वूम, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और ये 26 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व आपका किया जाता है। अब आते हैं एक दोस्तों खेलों पे। स्पोर्ट्स सेक्शन आने वाले या कल से ही आपने देखा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, बिकॉज एशियन गेम्स चल रहे हैं और हम एशियन गेम्स पे लगातार इन सेशन में रिपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए। हमने बताया था आपको कि डे 1 और जो 20 में क्यूमुलेटिव मेडल्स हैं वो आपके 11 मेडल्स थे और अब जो संख्या है आपकी वो बढ़ चुकी है। इनफैक्ट आज कल के दिन एक भारत की इक्वेस्ट्रियन की ड्रेसेज टीम है, इस टीम ने बेसिकली जीता है गोल्ड मेडल। इनके मेंबर्स के नाम पढ़ने पड़ेंगे आपको, हृदय चेदा, अनुष अग्रवाला, सुदीप्ति हजेला और दिव्य कीर्ति सिंह। इन्होंने 41 ईयर्स के इतिहास में पहली बार ड्रेसेज जो इवेंट है इक्वेस्ट्रियन का, उसमें जीता है गोल्ड मेडल। ड्रेसेज बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक हॉर्स से उसके नेचुरल फॉर्म में बिना किसी मेहनत किए उसको अलग अलग प्रिसाइज मूवमेंट कराएं, मतलब ऐसा ट्रेन कर दें हम हॉर्स को कि वो अलग अलग तरह के मूवमेंट अपने आप करे, उसके लिए हमें एफर्ट एज सच लगाना ना पड़े। सो व्हेन अ हॉर्स
डज प्रिसाइज मूवमेंट्स इन इट्स काम डिमीनर, जब अपने नॉर्मल उसमें ना भागे ना दौड़े, नॉर्मल अपने चाल चलन में वो ऐसे मूवमेंट्स करे जो काफ़ी प्रिसाइज हों, उसे कहा जाता है आपका ड्रेसेस। तो उस इवेंट में इनको मिला है गोल्ड मेडल। इसके अलावा दोस्तों नेहा ठाकुर जीता है सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स डिंगी इवेंट चैंपियनशिप, जो कि सेलिंग का इवेंट है। ये बाद अली को मिला है RSX मेंस सेलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज। और एक नया स्पोर्ट आपका इस बार ऐड हुआ था एशियन गेम्स में, कई और स्पोर्ट हुए हैं, उसमें एक और स्पोर्ट है आपका ई स्पोर्ट्स। इसमें जो पहले 2 दिन थे उसमें इंडिया ने बेहद ख़राब परफॉर्म किया है। और अब कल के दिन देखना है जब लीग ऑफ लेजेंड जैसे खेलों में इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ हम कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ई स्पोर्ट्स एक नया स्पोर्ट है जो कि एशियन गेम्स में इस बार ऐड किया गया है। दोस्तों स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया की बात करें, टेनिस की बात करें, तो एक खिलाड़ी इज़ अ स्टैंड आउट, एक खिलाड़ी इज़ द लेजेंड, ही इज़ द ओरिजिनल टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया, दैट इज़ लिएंडर पेस। लिएंडर पेस बने हैं पहले एशियन मेंस लॉन टेनिस प्लेयर जिन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। लिएंडर पेस इमर्ज की हैं एज द फर्स्ट मैन। अगर ये फर्स्ट मैन है तो फर्स्ट एवर कौन है या फर्स्ट वुमेन कौन है, तो उनका नाम है आपका ली ना। ली ना वॉज द फर्स्ट एवर एशियन मैन ऑफ वुमेन जिन्हें चूज किया गया था, नॉमिनेट किया गया था फॉर दिस, और अब ये पहले आपके बने हैं। अभी इनको हॉल ऑफ फेम में ऐड नहीं किया गया, ये कंपीट करेंगे विद कारा ब्लैक, एना इवानोविक, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर, फ्लाविया पेनेटा, इनके साथ इन्हें नॉमिनेट किया गया। देखते हैं कौन जीतता है। जैसे मैंने पहले बताया, ली ना जो कि चाइनीज प्लेयर थी जिन्होंने जीता था विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन, उन्हें पहली बार नॉमिनेट किया गया था 2019 में फॉर नेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। और अब जो पहले एशियन मेंस प्लेयर हैं, सेकेंड एशियन है, उनका नाम है लिएंडर पेस। फिर दोस्तों जो वर्ल्ड कप का ओपनर होना है जो कि अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा अक्टूबर 5 को, उसमें कुमार धर्मसेना और नितिन मेनन, ये दो जो हैं ये उसके एम्पायर्स रहेंगे। ये एक ट्रिविया है आपके लिए। और इसके अलावा टीवी एम्पायर रहेंगे पॉल विल्सन और शाहिद सैकत जो हैं वो रहेंगे आपके फोर्थ एम्पायर। और मैच रेफरी रहेंगे आपके इंडिया के फास्ट बॉलर, एक्स फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ। तो कुमार धर्मसेना, नितिन मेनन इंडिया के, और श्रीलंका के कुमार धर्मसेना, ये रहेंगे। पहला मैच जो होने वाला है उसके ऑफिशिएट करेंगे, उसके एम्पायर्स रहेंगे। एक आपसे ट्रिविया है, बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है जो कि 15 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को है, वो जो मैच है उसमें कौन अंपायरिंग करेंगे, इसका जवाब मैं चाहूँगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें। फिर दोस्तों अबेना एक जगह है बल्गारिया में, वहाँ पर अभी हाल ही में हुई थी द वर्ल्ड रेलवे टेनिस टाइटल, और इसको रिटेन किया इंडिया ने हराया फ्रांस को 3-1 टू क्लिंच द वर्ल्ड रेलवे टेनिस चैंपियनशिप। 4 मेंबर्स की टीम थी और इस टीम ने इसको दोस्तों जो है वो आपका जीता है, ठीक है, और बिना उसको जीता है। और फाइनल में इन्होंने हराया फ्रांस को विद स्कोर लाइन ऑफ 3-1। तो जो वर्ल्ड रेलवे टेनिस टाइटल है वो टाइटल दिया गया है टू इंडिया, उसको इन्होंने दोस्तों हाल ही में आपका जीता है। अब आते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स पे। कतरीना कैफ कई दिलों की धड़कन है, इन्हें दोस्तों चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ जापानीज क्लोथिंग कंपनी कॉल्ड एज यूनिक्लो। ये एक जापानीज जायंट है क्लोथिंग में, और यूनिक्लो की इंडिया में जो एम्बेसडर रहेंगी, जो पहले एम्बेसडर इंडिया में है, उनका नाम है कतरीना कैफ। फिर आते हैं अवार्ड्स पे। वहीदा रहमान, इन्होंने कई बेहतरीन मूवीज़ की है गुरुदत्त के साथ और देवानंद के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको देखनी चाहिए, गाइड, वो उन्होंने की है। और अलग अलग मूवीज़ की है, रेशमा और शेर जैसी मूवीज़ की है। पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी भी हैं। इन्हें दोस्तों कल के दिन चुना गया है एज द लेटेस्ट विनर ऑफ द दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि फिल्म सिनेमा में, इंडियन फिल्म सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान है। वहीदा रहमान की बात करें तो इनसे 2 साल पहले 2020 में जो आखिरी बार अवार्ड दिए गए थे, तो अवार्ड आशा पारेख जी को जो है वो अवार्ड दिए गए थे। दोस्तों कल का दिन इसलिए भी खास है बिकॉज कल 100th बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ द एवरग्रीन हीरो देवानंद।
उनकी बर्थ एनिवर्सरी कल के दिन ही ऑब्जर्व की गई। और इन्होंने इनफैक्ट वहीदा जी ने मेंशन भी किया ट्विटर पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, कि आज का दिन कितना कितना सही है कि जब देवानंद जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी है तो मुझे दादा साहेब फाल्के सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। तो उनको ये सम्मान जो है वो हाल ही में आपको दोस्तों दिया गया है। ये सम्मान दोस्तों दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा, और डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इसको स्पॉन्सर करते हैं। और पहली बार 69 में ये सम्मान जो है वो आपका दिया गया था, और उसके बाद अब ये सम्मान 2023 में फिर से आपका दोस्तों दिया जाएगा। अमित खरे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं। इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था, इनके टेन्योर को दोस्तों अब आपका एक्सटेंड किया गया है। और ये अब टेन्योर आपका जो है वो जब तक पीएम रहेंगे, जब तक चुनाव होंगे, चुनाव के पहले तक ये पीएम के एडवाइज़र आपके बने रहेंगे। और इनका नाम है अमित खरे जी। फिर आते हैं अगले पार्ट पे। दोस्तों एक योजना थी जिसे 2023-24 के बजट में भी मेंशन किया गया, उसका नाम था विवाद से विश्वास 1। इस योजना में कहा गया कि ऐसे एमएसएमईज जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे सरकार के साथ, पर क्योंकि पेंडेमिक आया और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, जिससे उन पर कई तरह के टैक्स लायबिलिटी लग गई, कई तरह का उन पे टैक्स का बर्डन आ गया, और उन्होंने जो भी पैसे लगाए थे उस समय उसका 95% पैसा वो रिफंड ले सकते हैं, और जो डिस्प्यूट है उन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसको योजना के अंदर वो रिकवर कर सकते हैं। विवाद से विश्वास का मतलब होता है डिस्प्यूट से ट्रस्ट। तो एमएसएमईज के लिए जो ऐसे एमएसएमईज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे विद द गवर्नमेंट और पेंडेमिक में उनको दिक्कत आई थी, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। तो अंडर दिस स्कीम एज ऑफ नाउ, एज ऑफ येस्टरडे, 256 करोड़ रुपीस का रिलीफ दिया गया है टू एमएसएमईज। करीब 256 करोड़ रुपए का जो टैक्स लायबिलिटी था या जो इश्यूज थे पैसे को लेकर, उतना रिलीफ जो एमएसएमईज है उनको दोस्तों दिया गया अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, हाँ। और ये स्कीम आपके 2023-24 के बजट में भी लॉन्च की गई थी। फिर दोस्तों अभी हाल ही में खबर उड़ी है सोशल मीडिया पे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, अगर आपका पैन कार्ड जो है वो अपडेट नहीं है तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी खबर उड़ी थी कि ऐसा हो सकता है। तो उस खबर पे पीआईबी ने भी और बाकी जो फैक्ट चेकर्स हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस वजह से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो न्यूज़ में आपका आ गया। अब आइए ज़रा बात करते हैं इनमें से पेमेंट बैंक क्या होता है। पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो बेसिक बैंकिंग करता है, जो डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट ऑफर करता है कस्टमर को। इनफैक्ट नॉट डिमांड और करंट, एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करता है कस्टमर को जहां पर वो 2 लाख रुपए तक मेंटेन कर सकते हैं, और ना तो ये बैंक लोन देता है और ना ही क्रेडिट कार्ड जारी करता है। ऐसे बैंकों को लाइसेंस दिया था, ऐसे बैंकों को रिकमेंड किया था नचिकेत मोर कमेटी ने। और ऐसे बैंक बनने के लिए जो शेयर होल्डर कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल है, वो होना चाहिए आपका 100 करोड़ का। तो उसी में से एक बैंक है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके बारे में रूमर उड़ा था कि अगर आपने पैन कार्ड, अगर आपने जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको अपडेट नहीं किया है तो आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। ये खबर सरासर आपकी झूठ है। फिर दोस्तों एक पोर्ट आपका न्यूज़ में है इंडिया का, उसका नाम है विजिंजम पोर्ट। ठीक है, अभी हाल ही में जो फर्स्ट शिप थी डॉकिंग जो होने वाली थी यहाँ पर, उसे 10 दिनों तक डिले कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वेदर के कुछ मुआयने हैं, वेदर के कुछ इश्यूज़ हैं, उनको देखते हुए जो यहाँ पर एक डिले है वो 10 दिन का हो चुका है। अगर हम बात करें इस पोर्ट की, तो ये पोर्ट आप सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम में, केरला में, वहाँ के पास कोस्टल टाउन वहाँ पर। बेसिकली इसका मेन मकसद है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट करना, बिसाइड्स मल्टीपर्पज़ ब्रेक बल्क कार्गो करना। इसे फॉर्म किया गया था 5 दिसंबर 2015 को, और इसके बारे में खास बात है कि ये ओनली ट्रांसशिपमेंट हब है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि क्लोजेस्ट है टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स एंड इज सेंट्रल लोकेटेड ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है वो अपने आप दोस्तों जो है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे होमवर्क पे। What is the transaction limit for small value digital transactions in offline mode? What is National Sports Day celebrated? When is the day celebrated? कौन मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड किया डेडलाइन ऑफ एनेबलिंग आधार बेस्ड पेमेंट्स फॉर मनरेगा वर्कर्स, और कौन सा मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है टू ऑफर इक्वल प्राइज मनी टू मेन एंड वुमेन इन द टूर्नामेंट? तो इनके जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया, वैसे भी आज क्या था, आज बहुत सारी खबरें नहीं थी, लेकिन हमने समय निकाला, 4-5 घंटे अपने इन्वेस्ट किए और उन खबरों को निकाला जो इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कल हमें और राष्ट्रीय खबरें मिलेंगी, कल हमें और डिफेंस करंट अफेयर्स मिलेंगी, और कल उन सेशंस को हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। बाकी इसको स्कैन करिए
और जो PDF है करंट अफेयर्स का उसको यहाँ से ले सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, इस आईडी पर जाके आप PDF ले सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरे को सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट 11 करके मेरा एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक्सप्लेन बाय कुश पांडे में मैं आपको बता दूँ, आने वाले दिनों में आपको जो मैं सीरीज़ में रुकी हुई थी बैंकिंग कंसेप्ट्स की, वो सीरीज़ शुरू हो जाएगी आपकी विद इन नेक्स्ट 2 डेज़। इसके अलावा इंटरव्यू सेशंस आपके प्लान किए मैंने कल से, जो कि RRB PO के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मेंस के सेलेक्ट कैंडिडेट्स, उनके लिए सेशंस हैं। उसके बाद आगे चल के SSC के लिए हम GS के सेशंस प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो स्टैटिक GK है उसको भी रिड्यूस वापस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस एंड पीस आउट।